नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने यह सेशन जो आर्थिक समीक्षा से है 2022-23 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस सेशन में अपने जो कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र है उसकी आर्थिक समीक्षा क्या रही उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक सेशन डाला गया था औद्योगिक विकास का, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने शेयर किए थे और क्या पर्सन बन सकता है वो शेयर किए थे। उसके बाद आपका ये मांग हुई कि इसी प्रकार से अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनका सेशन लेकर आइए, तो उसी कड़ी में मैं आज आपके सामने कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का जो सेशन है वो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस सेशन में अपने कृषि व संबंधित क्षेत्र से जितने भी बने हैं आंकड़े उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे और कौन सा पर्सन कहां से बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे। तो ये सेशन आप पूरा देखिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। ये सेशन आपके लिए आरएस जो प्री 2023 होनी है उसमें आर्थिक समीक्षा के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, साथ ही जूनियर अकाउंटेंट व संगणक में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए कृषि प्रवेशक की भी भर्ती होनी है तो यहाँ से कृषि से संबंधित कोई भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। मतलब यह है कि ये क्लास सभी जहां जहां आर्थिक समीक्षा पूछी जाती है उन सभी के लिए खास रहेगी। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं कृषि एवं संबंधित क्षेत्र। तो सामान्य कृषि क्षेत्र में क्या आता है ये तो आपको ही पता है कि फसल, पशुधन, वानिकी व मत्स्य को शामिल किया जाता है। अब आपको पूछे कि सामान्य कृषि होती है उसमें क्या आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए फसल, पशुधन, वानिकी व मत्स्य को है इसमें शामिल किया जाता है। ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कृषि क्षेत्र की। अब अपने बात करेंगे कि जो कृषि क्षेत्र था उसका अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है साथियों उसमें क्या योगदान है, यहाँ से ही प्रश्न बनेगा। ये जो स्लाइड है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ से जो 4 प्रश्न बनते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। सबसे पहले स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य है। तो आपको पता है कि स्थिर मूल्य तो 2011-12 को मानकर लिया जाता है और प्रचलित मूल्य यानी 2022-23 जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं 2022-23 की। तो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। स्थिर मूल्य पर कितना था, 1.57 लाख करोड़ रुपए था जो कृषि का योगदान। कब, ये जो आंकड़े हैं साथियों 2018-19 के हैं और ये बढ़कर हो गए हैं कितने, 2.9 लाख करोड़ हो गए हैं। कब हो गए हैं, 2022-23 में। तो स्थिर मूल्य पर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 7.48% की वृद्धि हुई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये था साथियों स्थिर मूल्य पर कितना, 1.57 लाख करोड़ रुपए था 2018-19 के आंकड़ों के बाद। और 2022-23 में कितना हो गया, 2.9 लाख करोड़ हो गया। प्रतिशत वृद्धि इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों 7.48। ये अगर आंकड़े आपके याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 2022-23 के आंकड़े हैं इनको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे अपने प्रचलित मूल्य पर, यानी 2022-23 पर क्या रहा। तो 2022-23 पर बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 2018-19 2.2 लाख करोड़ रुपए था 2018-19 में ये, और बढ़कर कितना हो गया 3.79 लाख करोड़ हो गया। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर प्रचलित मूल्य पर कितना था, 2.2 लाख करोड़ था, ये बढ़कर कितना हो गया 3.79 लाख करोड़ रुपए हो गया 2022-23 में। प्रतिशत वृद्धि दर है जो इसकी रहेगी 14.33% इसकी वृद्धि दर रहेगी। तो स्थिर पर कितनी है 7.48 और प्रचलित पर है 14.33%, यानी 7 का अगर दुगना करोगे तो 14। इस प्रकार छोटी सी एक ट्रिक से आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ये चीजें याद हो जाएगी। तो साथियों यहाँ से जो 4 प्रश्न बने हैं हमेशा की तरह ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपने राज्य के सकल राज्य वर्धन में कृषि व संबंधित क्षेत्रों का योगदान। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के सकल राज्य वर्धन में कृषि व संबंधित क्षेत्र का जो योगदान है वो किस प्रकार रहा। स्थिर मूल्य पर है ये 28.50, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। स्थिर मूल्य पर कितना है 28.50 और प्रचलित मूल्य पर ये हो गया 28.95%। स्थिर मूल्य पर कितना है साथियों 28.50 और प्रचलित पर कितना हो गया 28.95%। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 28 है, यहाँ भी 28 है, इसमें 45 अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। इस प्रकार आपको कोई बेसिक ट्रिक है आप जिसको आसानी से याद कर सकते हैं वो लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से प्रश्न बन सकता है।
इसके बाद साथियों सबसे ज्यादा अगर डीपी प्रश्न पूछेगा तो ये स्लाइड है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का जो उपवर्गों का वर्गीकरण है उस पे अपने बात करेंगे। अब कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उपवर्गों का वर्गीकरण, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उपवर्गों का वर्गीकरण यानी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको आप बढ़िया से तैयार कीजिएगा। सबसे पहले हमें दे रखा है पशुधन, इसका कितना है 46.41%, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कृषि प्रवेश की जो परीक्षा है साथियों उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पशुधन का कितना है 46.41%। इसके अलावा जो फसल है उसका कितना है 46%, और वन व वानिकी है उसका कितना है 7.20%, और जो मत्स्य क्षेत्र है उसका कितना है 0.39%। अब आपसे पूछे कृषि व संबंधित क्षेत्र के वर्गों का उपवर्गीकरण में पशुधन का 46.41% इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आ गया फसल का कितना है 46% आ गया। इसके बाद है जो वन व वानिकी है उसका है 7.20%, और मत्स्य क्षेत्र है इसका है 0.39%। अब ये जो ग्राफ दिखाया गया है इस पर अपने बात करेंगे साथियों। यहां से आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए ये ग्राफ है जो टीम के द्वारा इसमें ऐड किया गया। इसमें दे रखा है कृषि व संबंध क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्य है वर्ष 2022-23 के क्षेत्र में योगदान है। अब देखिए फसलें हैं, फसलें कितनी दे रखी है 46%, ये क्या है फसलें। साथियों ग्राफ से अगर हम चीजें याद करेंगे तो हमें आसानी से ये चीजें याद हो जाती है। इसके बाद दे रखा है पशुधन कितना है 46.41%, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से फसलों का और पशुधन का ज्यादा चांस है कि यहां से प्रश्न आपसे पूछेगा। इसके बाद दे रखा है वानिकी व लर्निंग, इसका है 0. इसके अलावा ये दे रखा है साथियों इसमें मत्स्य का दे रखा है, ये दे रखा है इसमें वानिकी व लर्निंग का 7.20 दे रखा है, ये दे रखा है 7.20। ये क्या है वानिकी व लर्निंग, और मत्स्य का दे रखा है 0.39%, ये है मत्स्य का, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फसलों का कितना रहेगा 46%, और पशुधन का रहेगा 46.41%, और वानिकी व इसका रहेगा 7.20%, और मत्स्य का रहेगा 0.39%। ये जो साथियों ये ग्राफ है इससे आसानी से चीजें हमें समझ में आ जाती है, इसलिए इसको टीम ने है जो ऐड किया था। अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है उस पर अपने बात करें तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि कृषि व संबंधित क्षेत्रों का जो उपवर्गों का वर्गीकरण है उसका बताइए। पशुधन का 46.41% रहेगा, फसलों का रहेगा 46%, वन व वानिकी का रहेगा 7.20%, और मत्स्य क्षेत्र है उसका रहेगा 0.39%। ये जो ग्राफ है इसमें स्पष्ट बताया गया है। अब आगे बात करेंगे राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 के अनुसार कितना था 342.89 लाख हेक्टेयर है। यानी जो राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है जो वर्ष 2020-21 के अनुसार 342.89 लाख हेक्टेयर है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 52.54%, और बंजर भूमि कितनी है 10.87%। साथियों यहां से प्रश्न बनेगा 100% प्रश्न पूछ सकता है कि राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020-21 के अनुसार 342.39 लाख हेक्टेयर है, जिसमें आपसे पूछ ले शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 52.34%, और जो बंजर भूमि है वो कितनी है 10.87%। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछ सकता है। और जो वानिकी है उसका कितना है 8.8% है। इसमें ये बताया गया है अलग अलग से, इसमें देख सकते हैं आप। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा है, ये रहा शुद्ध कितना है 52.54 है। इसके बाद दे रखा है इसमें जो बंजर भूमि है उसका दे रखा है, ये रहा 10.87% जो आपने देखा था। इसके अलावा दे रखा है ये 8.8 वाला वानिकी का,
ये इसमें दे रखा है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न है तो 3 फैक्ट याद रख लेना। बाकी ये सताई का दे रखा है, वृक्षों के झुंड का, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये तीन चीजें हैं। जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कितना 52.34%। इसके अलावा जो बंजर भूमि का है 10.87 और जो वानिकी का है 8.8%, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें मैंने ये बताया, इस प्रकार का डायग्राम है, इसमें ये बताया गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब अपने बात करते हैं मानसून में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रदेश में जून से 30 सितंबर तक 2022 तक की समय अवधि में वास्तविक वर्षा 594.20 mm दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा 430.80 mm की तुलना में 37.93% अधिक रही। यानी जो बारिश हुई थी जून में 30 सितंबर तक की जो समय अवधि है, इसके दौरान जो वास्तविक वर्षा है 594.20 mm दर्ज की गई, जो सामान्य वर्षा यानी औसतन जो हमारी वर्षा होती है कितनी 430.80 mm की तुलना में कितनी ज्यादा है, 37.93% है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, इसमें आप दे रखा है जो कृषि उत्पादन है, उस पर अपने बात करते हैं। तो कृषि उत्पादन में सबसे पहले अपने देखेंगे खाद्यान्न उत्पादन में, उसमें कितना था 231.32 लाख मैट्रिक टन था 2021-22 में, जो बढ़कर हो गया कितना 253.99 लाख मैट्रिक टन हो गया। वृद्धि कितनी हुई है 9.71% हुई है। यानी खाद्यान्न उत्पादन है उसमें 2021-22 में था ये 231.52 लाख मैट्रिक टन, और 2022-23 में बढ़कर हो गया 253.99 लाख है मैट्रिक टन। और जो प्रतिशत वृद्धि दर है वह रही है साथियों 9.71%। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ये जो प्रश्न है पूछा जा सकता है। बढ़िया, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगे देखेंगे, इसके अलावा अपने को दे रखा है कि वर्ष 2022-23 में कुल दलहन का उत्पादन 47.42 लाख है मैट्रिक टन रहा। वर्ष 2022-23 में कुल दलहन का जो उत्पादन है 47.42 लाख है मैट्रिक टन रहा। इसके बाद है तिलहन का उत्पादन है जो 99.78 लाख है मैट्रिक टन रहा। कई बार सीधे के सीधे आंकड़े पूछ लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो यहाँ से अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। वैसे तो आंकड़े बहुत हो जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है पीछे के पेपरों को देखकर यह सेशन तैयार किया गया है कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। अब आपको वर्ष 2022-23 में कुल दलहन का उत्पादन 47.42 लाख मैट्रिक टन, वहीं तिलहन का उत्पादन है जो 99.78 लाख मैट्रिक टन। अब जो राजस्थान का फसलों में उत्पादन है में कौन सा स्थान है, कि कौन सी फसल है जो भारत में प्रथम आती है, कौन सी फसल है जो द्वितीय स्थान है, उस पर अपने बात करेंगे। यहां से संभावित प्रश्न बन सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजरा है उसमें जो प्रथम स्थान पर है, और कितना होता है अपने बाजरा 41.71% बाजरा का उत्पादन राजस्थान में होता है। वहीं सरसों उसका कितना होता है 44.57। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों। अपने बात कर रहे थे कि राजस्थान में फसलों की क्या स्थिति है, कि कौन सी फसल है जो देश में प्रथम है। तो बाजरा है उसका 41.71% उत्पादन होता है, सरसों है उसका 44.57 होता है, वहीं तिलहन का है जो 22% होता है, और पोषक अनाज है उसका होता है 16.30%। ये सभी हैं जो प्रथम स्थान है इनका। कौन कौन सी, बाजरा, सरसों, तिलहन, ग्वार व पोषक अनाज। इसके बाद द्वितीय स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान में आएगा दलहन व मूंगफली, और जो तृतीय स्थान है उसमें आ गया चना, ज्वार व सोयाबीन। द्वितीय में कौन, दलहन व मूंगफली साथियों। इसके अलावा तृतीय स्थान किसका रहा, चना, ज्वार और सोयाबीन का। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बन सकता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण मिशन है, योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार भी चला रही है और राज्य सरकार भी कार्य कर रही है, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। यहां से आपको एक प्रश्न पक्का देखने को मिल सकता है साथियों। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में इसको प्रारंभ किया गया था, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है 2007-08 में इसको प्रारंभ किया गया। इसमें
केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है, 60-40 का रहेगा। आपसे इतना पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में प्रारंभ किया गया, इसमें केंद्र व राज्य का अनुपात कितना है, तो आपका आंसर होना चाहिए 60:40 का है। फिर है जो कृषक कल्याण कोष है, इसका गठन 16 दिसंबर 2019 को राजस्थान सरकार द्वारा किया गया, इसमें 1000 करोड़ रुपए की राशि है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया, 16 दिसंबर 2019 को किया गया, इसमें 1000 करोड़ की राशि है। इसके अलावा कृषि शिक्षा प्रोत्साहन राशि, ये साथियों इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशियां जो लड़कियों को दी जाती है, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आपने भी देखा होगा कि एग्रीकल्चर है जो कमी लेते हैं स्टूडेंट, अगर कोई लड़का है वो तो ले लेता है, लेकिन लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए जो सरकार योजना चलाई है उसमें बताया गया है कि इसमें कृषि शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, इसमें लड़कियों हेतु कृषि के लेने के लिए, यानी जो लड़कियां हैं वो भी कृषि सब्जेक्ट ले, उसके लिए इसने प्रोत्साहन राशि की जो योजना शुरू की है। उच्च माध्यमिक पास करने पर है एग्रीकल्चर से कितने रुपए दिए जाते हैं, 5000 रुपए है जो प्रति छात्रा को दिए जाते हैं। स्नातक करने पर दिए जाते हैं 12000 रुपए, और इसी प्रकार पीजी व पीएचडी करने पर दिए जाते हैं 15000 रुपए प्रति छात्र। ये इंपॉर्टेंट है कि लड़कियों को भी जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है उसके प्रति आकर्षित करें, यानी प्रोत्साहन राशि देंगे तो लड़कियां भी जुड़ेगी, जिससे एग्रीकल्चर की प्रति लोगों की रुचि भी बनेगी। लड़के तो ले लेते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कम होता है कि लड़कियां हैं जो एग्रीकल्चर ले, इसलिए सरकार ने इस पर कार्य किया कि लड़कियों को एक इस प्रकार से अपने सिस्टम बिठाते हैं कि 12वीं पास करने पर 5000 रुपए प्रति छात्रा को, और स्नातक करने पर 12000 रुपए प्रति छात्रा को, और पीजी व पीएचडी करने पर 15000 रुपए प्रति छात्रा को दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका द्वारा पोषित है। ये प्रश्न बन सकता है, आपसे ये पूछ रहे कि राजस्थान में जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना चल रही है, ये किसके सहयोग से चल रही है, तो ये चल रही है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी है जायका, उसके द्वारा ये पोषित है। इसमें क्या है, इस परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथियों इंपॉर्टेंट रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके माध्यम से, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका द्वारा ये पोषित है। और इसमें क्या रहेगा कि 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार है जो किया जाएगा। इसके अलावा अपने देखेंगे आगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी है जो 60-40 की है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जो तीनों अभी आएंगे, एक तो हमने जो देखा योजना वाला, और एक ये राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, इसमें केंद्र व राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 60-40 के अनुपात में है। इसमें जो उप मिशन है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, शायद ये एसआई में पूछा गया था। इसके जो उप मिशन है, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी पर उप मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य कार्ड। साथियों ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इसके मिशन है, उप मिशन किसके, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी तो रहेगी 60 व 40 की। इसके जो 4 उप मिशन है वो असाई में पूछे गए थे शायद, कौन सा रहेगा, वर्षा आधारित क्षेत्र, कृषि वानिकी पर उप मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन व मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये इसके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के जो 4 उप मिशन है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे साथियों, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन, इसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी वो सेम रहेगी। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन, इसमें केंद्र व राज्य की जो हिस्सेदारी है वो 60-40 की रहेगी। इसके जो उप मिशन है उस पर अपने बात करेंगे, इसमें भी साथियों 4 हैं, तो यहाँ से प्रश्न ऊपर वाले कृषि टिकाऊ वाले में और इसमें से राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीक मिशन है उससे प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। पहला रहेगा इसका उप मिशन में कृषि विस्तार पर है उप मिशन, दूसरा रहेगा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन, और तीसरा रहेगा कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम,
और चौथा रहेगा बीज व रोपण सामग्री पर उपमिशन। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, यहां से दोनों के जी यानी 8 उपमिशन हो गए, यहां से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे अपने बात करेंगे, आगे है एक पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इस परियोजना में राजस्थान के पूर्वी 13 जिलों में वर्ष 2021 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना जाना लक्ष्य है। मोस्ट है साथियों, यहां से प्रश्न बन सकता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका राजस्थान के जो पूर्वी 13 जिले हैं उनमें वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2.0 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा है जो उपलब्ध करवाना रहेगा। तो साथियों ये जो सेशन था, मैंने आपसे कृषि व उसके जो संबंधित क्षेत्र था उसकी आर्थिक समीक्षा 2022-23 जो सरकार की योजना थी और इनका जो योगदान है जो कितना रहा प्रचलित व व्यवस्थित मूल्य पर, और सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जहां से प्रश्न बन सकता है, वो मैंने शेयर किया। मेरा प्रयास रहा कि आपको कम समय में बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। मेरे द्वारा यह प्रयास किया गया कि आपका यहाँ से प्रश्न बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। आपने मांग की थी कि सर जो आपने औद्योगिक विकास का सेशन कराया है उसी प्रकार कृषि का भी लाइए, तो ये सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये सेशन आपको साथियों अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर मेरे समझाने का प्रयास आपको सार्थक लगा है तो भी इस सेशन को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सेशन पसंद आए हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और इसी प्रकार के और आपको सेशन आर्थिक समीक्षा से देखने को मिले। तो धन्यवाद। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।